जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय जवान। तो आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले अपने चैनल एसएसबी प्रेप बाय एक्सपीरियंस पे। तो आज हमारे साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ही गॉट इन द एनडीए 152, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 118 नेम्ड सचिन, बट स्टिल ही गॉट मेडिकल आउट फॉर सम ऑफ द रीजंस। तो आज हम लोग जानेंगे उनके बारे में कि हाउ दिस पर्सन कॉन्टिन्यूसली आफ्टर 4 टाइम्स स्क्रीन आउट, उसके बाद कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद जब वो रिकमेंड हुए बट फिर भी वो मेडिकल आउट हो गए, उसके बावजूद भी वो एनडीए 153 उनका रिटर्न क्वालिफाई है और वो आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं एसएसबी के लिए। तो आज हम लोग उनके उनके उनको स्वागत करता हूँ अपने चैनल के ऊपर और काफ़ी कुछ आप लोगों को हेल्प मिलेगा। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू एवरीवन। सो आज हमारे साथ बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी बैठी है यहाँ पे। This person who got NDA 151, he got conference out. In NDA 152, he got recommended from the Dehradun board, and in NDA 153, he qualified his written exam, and right now he's going for his SSBs. सो फर्स्टली हम आज इनके बारे में सब कुछ जानेंगे और पता करेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरुआत की थी जर्नी के लिए, और अपना एटीट्यूड को कैसे इन्होंने बरकरार रखा और आज तक इन्होंने हार नहीं मानी फौज के लिए। तो पहले आप अपने बारे में बताइए बड़ी। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। First of all, thank you Amit for inviting me on your platform. And मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ राजस्थान, जिसका नाम बदगाम है, जो कोटपुतली और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मैंने मेरी स्कूलिंग सीबीएसई स्कूल से ली, यदुवंशी और हरियाणा से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो मैं काइंड ऑफ राजस्थानी एंड हरियाणी दोनों हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हरियाणा से है। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई और 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि तो उसके बाद में पहला तो मेरा रिटर्न निकला नहीं था, फिर नेक्स्ट मेरा रिटर्न हुआ, तो मैं पहले एसएसबी देने गया। तो इट वाज माय जस्ट फर्स्ट टाइम जब मैं एसएसबी की शक्ल देखा और यार गलती से स्क्रीन इन हो गया और कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो उसके बाद में 4 लगातार एसएसबी में स्क्रीन आउट होता है। और जब मैं मेरी 7वीं एसएसबी में स्क्रीन इन हुआ, 4 एसएसबी में स्क्रीन आउट होने के बाद तो रिकमेंड हो गया और ऑल इंडिया रैंक 128 आ गया। अरे डेट्स सो ग्रेट यार, मतलब इतनी बार भी सेटबैक्स लगने के बावजूद भी यू फाइनली गॉट रिकमेंडेड, राइट? 4 बार लगातार स्क्रीन आउट के बाद, ठीक है। डेट्स सो ग्रेट। मतलब यार ऐसा एटीट्यूड कभी कभी मिलता है यार, सभी के पास ऐसा एटीट्यूड नहीं होता, ये सच बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आपकी रिटर्न के बारे में, कि आप हमें गाइड करो, हमारे जितने भी कैडेट्स हैं, कि रिटर्न की जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है एनडीए का, वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बंदों को मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। आपके पास कोई स्ट्रेटजी हो तो आप प्लीज बताओ। बिल्कुल स्ट्रेटजी है, पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने स्कूलिंग अच्छे से की और आपकी पढ़ाई भी आपने अच्छे से की है, तो कोचिंग लेना हेल्पफुल होता है, बट कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है। मैंने मेरे एग्जाम यहीं से खुद से सेल्फ स्टडी से पढ़ के क्लियर किया है, इतनी बार क्लियर किया है और रेस्पेक्टेबल नंबर्स मिले, जिससे मेरिट सकते हो किसी भी सर्विस के लिए। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम कोचिंग जाओ। आप बात करते हैं सिलेबस की, तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि जीएटी हमें स्कोर प्रोवाइड करता है। अगर हमें अच्छा स्कोर लाना है तो जीएटी को अच्छे से पढ़ना होगा और मैथ्स पेपर जो क्लियर करने होते हैं, तो मैथ्स में भी अच्छा तुम्हारा रखनी चाहिए। तो मैथ्स पे सबसे पहले हमें अपना सिलेबस डिफाइन करके रखना चाहिए कि हमें ये चैप्टर पढ़ने और ये चैप्टर छोड़ने हैं, क्योंकि अगर हम पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे और सारे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट की कोशिश करेंगे तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। सिलेबस डिफाइन करने के बाद में हम हर एक चैप्टर को किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू सोल्व करके देख सकते हैं यदि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए। पीवाईक्यूज हम दिशा वाली बुक से लगा सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी नोटबुक लाओ बच्चों वाली, उसमें फ्लैश नोट्स बनाओ। हर एक चैप्टर को 2 या 3 पेजेस में कवर करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि तुम उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको। ओके। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया,
अभी बारी है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जब तुम पीवाईक्यूज लगा रहे थे चैप्टर वाइज, तो जिस टाइम भी तुम प्रैक्टिस करो तो उस टाइम पे अपने आप को टाइम बाउंडेड रखो। जैसे अगर 50 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो 50 मिनट का 60 मिनट का टाइमर लगाकर अपने आप को, अपने ब्रेन को प्रेशराइज कर सकते हो ताकि तुम स्पीडली उन क्वेश्चंस को सोल्व करो। और मॉक टेस्ट में तुम अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। मॉक टेस्ट में एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि तुम प्रीवियस ईयर के पेपर और सैंपल मॉक भी दोनों लगाओ, ताकि तुम ज्यादा भी पेपर बना लेते चलो और तुम्हें टेस्ट भी रहे कि यूपीएससी कैसा पेपर बनाती है। ठीक है। अभी ये हुई मैथ्स की बात, अभी जीएडी की बात करते हैं। तो जीएडी में तुम्हारे अलग अलग स्टैट्स हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। मैं मैथमेटिक्स और साइंस की बैकग्राउंड से हूं, तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, प्लस में मेरी साइंस। बायोलॉजी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी मैंने उस पर काम किया थी और स्कोरिंग। ज्योग्राफी के मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े और इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 ईयर प्लान्स और करंट अफेयर की कंपाइल्ड वीडियो देखी, व्हिच आई डू नॉट सजेस्ट। करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो करो, न्यूज़पेपर पढ़ के, उससे तुम्हारी इंग्लिश और करंट अफेयर्स दोनों इंप्रूव होगी। और बल्कि हमने अमित इस वाले पेपर में भी देखा है कि इंग्लिश का पेपर चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है। वोकैबुलरी की अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे फोकस दिया जा रहा है कि जिस बच्चे को इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है और जिसने अच्छी रीडिंग कर रखी है वो पेपर आराम से कर सकता है। हाँ, यस। तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ो तो इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और न्यूज़ भी तुम करंट अफेयर्स में भी अच्छा कर पाओ। तो ये तो हुई जीएडी की बात। और ओवरऑल यही है कि तुम पेपर से पहले सिलेबस पूरा करो, रिवाइज करो, पीवाईपीज लगाओ, मॉक्स लगाओ और ओके, अच्छे से पेपर देगा। ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट यार। यार मतलब कईयों को ना डिफिकल्टीज आ रही है कि वो लोग कौन से चैनल को फॉलो करें। कोई कहीं और जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, कहीं मतलब उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, बट उनको पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। आप कोई चैनल कोई हमें बताना चाहते हो कि आप जो जहाँ से आपने पढ़ा है चैनल से, कि आपको लगा कि दिस चैनल इज़ फिट फॉर दी फौज। ओके, तो वैसे तो तुम्हारे टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी बनती है, इस पर डिपेंड करता है। बाकी जो मैंने पर्सनली यूट्यूब चैनल फॉलो किए, मैथमेटिक्स के लिए मैंने अर्पित चौधरी सर की वीडियो देखी, प्रेजेंट की भी और पीछे की भी जो 2-3 साल पुरानी वीडियोस है वो भी देखी। ओके। ऐसा कोई नहीं रखा कि बता जा सके, ठीक है। तो मैंने अर्पित सर को फॉलो किया उस पे मैथ्स के लिए, और इंग्लिश के लिए मैंने पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस किया, और प्लस में जो डिफेंस वाला दानिश सर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी मैंने सिर्फ नोट से और रैंडम वीडियो से देखी, और डिफेंस वाला मतलब जीएटी के लिए डिफेंस वाला फॉलो किया और मैथ्स के लिए अर्पित सर। ठीक है। और ना मतलब कई कैडेट्स को ये भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है आजकल कि करंट अफेयर कहाँ से करें, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग कभी कहीं से कर रहे हैं, कभी कहीं से कर रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में जब वो वन शॉट देखते हैं और वो मैशअप हो जाता है सब कुछ, तो उनको पता नहीं लग पा रहा कि करंट अफेयर कहाँ से करें। तो आप बताओ कि आपने कहाँ से किए थे करंट अफेयर हर बार? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने करंट अफेयर्स की नहीं, मैंने एनालाइज किया कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट होती है और उसमें से फर्स्ट एडिशन वाली जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो पूछी जाती है, तो वो वाले क्वेश्चन मेरा कवर हो गया था। और मैं ऐसे ही रेगुलरली टेलीग्राम चैनल स्क्रॉल करते रहता था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, वो ज्यादातर टेररिस्ट और ऑपरेशंस की बात करते रहते हैं, तो वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो अपने तो मैं आई थिंक आई नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट यू ऑन दिस पार्ट। बाकी आप जैसे करंट अफेयर्स बहुत डिफेंस वाले में भी पढ़ाते हैं, तो वैसे रेगुलरली मेरे पास यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि द हिंदू पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, अपने आप कुछ ना कुछ चीजें हिट हो रही होंगी। 8 में से 6 या 5 के ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि डिफेंस वाला की जो लास्ट पे वन शॉट वीडियो आती है कि वो देख लो सफिशिएंट हो जाएगी, राइट? नहीं, द हिंदू रेगुलरली फॉलो करो, ठीक द हिंदू या कोई भी न्यूज़ पेपर। ठीक है। तो ये होगी आपकी सारी सारी रिटर्न की जर्नी, राइट? तो मतलब आपका पहली बार एनडीए रिटर्न निकला नहीं, उसके बाद आपने लगातार 3 बार क्वालिफाई कर दिया। तो क्या आप में मतलब वो माइंडसेट रहा होगा पीछे कि यार कि नहीं, कि करना ही करना है, मेरे को जाना ही जाना है। क्या मतलब क्या सोचा था आपने जब फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ? तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 8
अक्टूबर को मैं पैदा हुआ एयरफोर्स डे। तो जब स्टार्टिंग में ही जब एनडीए का फॉर्म हुआ था तब से एयरफोर्स ही बनता है। बट दिस टाइम आई गॉट रिकमेंडेड, आई गॉट एक्सरसाइज पार्ट। एनीवे, यही था मोटिवेशन कि फोर्सेस में जाना है, सर्व करना अपने देश को। और प्लस में कूल भी लगता था, यूनिफॉर्म और वो स्टार्स और जिस टाइप की लाइफस्टाइल जो हमें होती है। और प्लस में तुम यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस बीइंग अ लीडर। जब तुम ऑफिसर होते हो तुम डिसीजंस ले पाते हो, तुम ऑर्गेनाइज कर पाते हो। ये सब चीजें मुझे पहले से ही बहुत पसंद थी और हेल्प करना मुझे बहुत पसंद था। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काइंड ऑफ मेरी हॉबी सी रह गया कि सोचना ये चीज कैसे हो रही है और इस चीज को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं लोगों के लिए। तो इस पार्ट में मेरा फोकस था और एनडीए was just a best fit for me after passing my class 12 with that ambition जो मेरे appetite था काम करने के लिए। So that was the thing। और उसमें लाइफ भी बहुत अच्छी है, हमें सब बैलेंस मिलता है। You can work hard and you can also enjoy your life of dignity in society। अरे डेट्स ग्रेट यार, मतलब यार क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं कि जिनका अभी इस बार एंडेड नहीं निकला एंड दे गेट डीमोटिवेटेड, तो वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, रो रहे हैं कि सर नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, बी मोटिवेटेड एवरी टाइम। तो मतलब ठीक है, आप Yes। भी फर्स्ट टाइम फेल हुए थे बट उसके बाद आपने भी सक्सेस आपको मिली है, राइट? और अभी तक आप उस जर्नी के एंडी की जर्नी को अभी तक आप ऑन दी वे में हो, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग आ रहे हैं आपके स्क्रीनिंग प्रोसीजर के ऊपर। ओके, तो सचिन अभी आपने हमें बताया कि आपने अपने रिटर्न के बारे में हमें सब कुछ बता दिया कि मतलब आप इतनी बार भी फेल हुए बट फिर भी आप राइट नाउ यू आर ऑन द जर्नी ऑफ द एनडीए, राइट? अभी भी आप एनडीए के लिए ही सोच रहे हो, फौज के लिए। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने बताया कि मैं 4 बार लगातार स्क्रीन आउट हुआ, तो आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा हर बार स्क्रीन आउट होने में। तो आपको क्या लगता है कि आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट जब किया घर पहुँच के, कि क्या रीज़न रहा कि मैं स्क्रीन आउट हो गया और उसके बाद एकदम रिकमेंड भी हो गए? तो मतलब कैसे, आप बताएं थोड़ा इसके बारे में। तो मैं एक लाइन में आंसर देना चाहूंगा कि मैं सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहा था, आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्टोरी। तो सिर्फ तुम्हें स्टोरी से तुम स्क्रीन इन नहीं होगे, द वे यू नरेट इट, द वे यू डिस्कस विद द ग्रुप आल्सो मैटर्स। तो मेरा कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा था। तो इसी वजह से मैं 4 बार स्क्रीन आउट हुआ। तब मैंने ये चीज इंट्रोस्पेक्ट की और देखी और सीखी, बात की काफी रिपीटर्स से कि कैसे तुम स्क्रीन इन हो जा रहे हो। तो पता लगा कि कैसे स्क्रीन इन होते हैं और फिर स्क्रीन इन हो गया। अरे ग्रेट, मतलब ठीक है, मतलब कि आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया और आपको सोल्यूशन मिला और उसके बाद जब आप स्क्रीन इन हुए उसके बाद आप रिकमेंड भी हो चुके हो, राइट? तो डेट्स रियली ग्रेट कि आपने इंट्रोस्पेक्ट भी तो किया ना एटलीस्ट, क्योंकि कई बंदे तो इंट्रोस्पेक्ट करते नहीं है, मेरे साथ जितने भी हैं वो करते ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है जाएंगे फिर स्क्रीन आउट होकर वापस आ जाते हैं। डेट्स सो ग्रेट। तो मतलब आप लगातार 4 बार स्क्रीन आउट आप एनडी एंट्री से हुए हो या फिर आप टीएस एंट्री से हुए हो? हाँ, मैं नेवी टेक की असेसमेंट भी देने गया था, तो उससे मैं स्क्रीन आउट हुआ, तभी तो मेरा सिर्फ 4 बार एनडीए क्लियर हुआ है। ओके, तो मतलब आप टीएस एंट्री से लगातार 4 बार स्क्रीन आउट होने के बाद आप फिर उसके बाद एनडी में घुसे हो, राइट? कि अब एनडी केसेस भी देके देखते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं था, वो साथ साथ चल रही थी नेवी टेक वाली एसएसबी। मैंने 3 नेवी टेक की एसएसबी दी है, तो तभी तो मेरे 6 टोटल अटेम्प्ट्स हैं एसएसबी के, इसमें 3 नेवी टेक की और 3 एनडीए की और अभी एक पेंडिंग है जो इस वाले कोर्स एनडी 153 के लिए होगी। अरे डेट्स ग्रेट, आई होप कि आप इस बार भी रिकमेंड हो जाओ, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग प्रोसीजर के ऊपर आते हैं, ठीक है? तो आपके ख्याल से कि जो ओआर का प्रोसीजर होता है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? ऑफ कोर्स भाई, इट्स लाइक अ बोटलनेक ओआईआर। हम इसको अंडर प्ले करके चलते हैं, पर ये ओआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अमित हेल्प मी विद ओआईआर, ही सेंड मी सम प्लेलिस्ट ऑफ सम सर, दैट आल्सो हेल्प मी, थैंक यू फॉर दैट। बाकी हाँ, ओआईआर इंपॉर्टेंट होता है, इतना कि ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम रीजनिंग अच्छे से रीजनिंग पास तो करके जाओ, बस जिस टाइप के डीआईपीआर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को स्पीडली अटेम्प्ट करना आना चाहिए और तुम आराम से ओआईआर कर ले। ठीक है, तो मतलब ओआर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बाद आपके ख्याल से जो नरेशन और डिस्कशन होती है
कई बंदों को डिफ़िकल्टी फेस होती है कि वो डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करें। आप कुछ इसमें बताना चाहते हो कि मतलब कि ये पॉइंट्स हैं, आप ऐसे पार्टिसिपेट हो सकते हो डिस्कशन में? हाँ, बिल्कुल। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा लंबा देना चाहूंगा कि जैसे तुमने स्टोरी लिख के बाहर आए और अभी टाइम है, तो हर एक सेकंड इस्तेमाल करो कि तुम तुम्हारी स्टोरी को जहन में बिठा लो। और जब तुम बोलो अपनी स्टोरी नरेट कर रहे होगे, तो तुम्हारी टंग ऑटोमेटिकली वो स्टोरी नरेट करती है, चाहे कुछ भी हो। तो तुम्हें स्टोरी तुम्हारी खुद से याद करनी है। और एक और बात, तुम्हें खुद की स्टोरी जज नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ तुमने स्टोरी लिखी है, वो सिर्फ 25% रोल प्ले करेगी तुम्हारी स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो इतना से लेकर नहीं बैठना है। और पूरे एसएसबी के दौरान मैं यही कहूंगा कि वी हैव टू फोकस ऑलवेज ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जो हो चुका वो हो चुका, जो अगला टास्क होगा वो ज्यादा मैटर करता है अभी, क्योंकि हम उसी के बारे में कुछ कर सकते हैं जो टास्क हमारे हाथ में। तो नेवर जज योरसेल्फ और नेवर असेस योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, क्योंकि एसएसएस को अच्छी खासी सैलरी मिलती है तुम्हें असेस करने के लिए। तो खुद को वहां पर जज मत करो दूसरों की स्टोरी से कंपेयर। जब तुम नरेट कर रहे हो तो अच्छे से नरेट करो, सबको आंखों में आंख देखकर, और अपना नरेशन फिनिश करने के बाद थैंक यू और स्माइल। आफ्टर फिनिशिंग योर नरेशन, और उससे पहले भी तुम्हें दूसरों का नरेशन भी अच्छे से सुनना है, उनके साथ आई कांटेक्ट ना कर नोट करना है, जैसे आप नोट करते हैं वैसे तुम्हें नोट करना है स्माइल करते हुए। और सबका स्टोरी सुनने के बाद में जब डिस्कशन स्टार्ट हो, तो अपनी स्टोरी अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम ग्रुप को आराम से बता सकते हो कि ग्रुप अकॉर्डिंग टू द शोन पिक्चर हम ये थीम बना सकते हैं क्या। ठीक है। और उनके साथ डिस्कस करो और अपनी 3-4 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, ताकि ग्रुप की बेस्ट कॉमन स्टोरी बन के आए। मैं बेस्ट कॉमन स्टोरी बोल रहा हूँ, ना कि तुम्हारी स्टोरी बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव हमेशा ऊपर रखो खुद से, और बेस्ट कॉमन स्टोरी बनाने पे फोकस करो, और अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रखो। ठीक है, मतलब इट्स सो ग्रेट यार कि कईयों को तो ये पता नहीं लगता कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कैसे कर रहा है, क्योंकि जो मेरी एएफएस भी हुई थी वहाँ तो हसर बसर मच चुकी थी। आपको पता है रिपीटर्स के बैच में तो पूरी हसर बसर मची होती है, पता नहीं लग रहा कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोलता। तो आप उस चीज़ को आप जब आप रिपीटर थे आपको भी ये फेस हुआ होगा, तो आपने कैसे हैंडल किया? वो क्राउड, जितना भी क्राउड था, वो हसर बसर मच रही थी, फिश मार्केट बनी हुई थी, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? मेरे जो ग्रुप में 2 बंदे थे वो बोल रहे थे कि सचिन तो एग्री कर करके स्क्रीनिंग हो गया। बाकी अगर तुम ग्रुप पूरा बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, 3-4 बंदे बोल रहे हैं, फ्लो उस तरफ बह रहे हैं, तो तुम बोले यस, उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले यस जेंटलमैन आई एग्री। और उसमें ये वाला सेंटेंस बोलकर थोड़ी अच्छी कन्विक्शन के साथ बोलोगे तो सारा ग्रुप सुनने लग जाएगा, और फिर अपना पॉइंट ऐड कर दो। ठीक है, तो पहले तो अटेंशन गेन करनी है और फिर अपना पॉइंट दिखाना है, ताकि तुम्हारा पॉइंट भी शोर के बीच में वो डूब ना जाए। वो पॉइंट दिखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, ग्रुप को भी और एसएसएस को भी। सो ऐसे तुम डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय फोकसिंग ऑन योर एम और स्टोरी पे फोकस करते हुए। चाहे किसी की भी थीम हो, तुम्हें फोकस करना चाहिए अच्छे एक्शंस कंट्रीब्यूट करने। ठीक है, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि जितनी भी हसर बसर हो बस एग्री कर दो उनके साथ कि ठीक है भाई वी एग्री विद यू, आगे चलो, स्टोरी को आगे लेके चलते हैं कि कैसे बढ़ाना है आगे, राइट? आगे बढ़ना इज इम्पोर्टेंट। यू नो देयर इज एन एडिक्ट, द शो मस्ट गो ऑन। अगर स्टोरी उनकी भी अच्छी है तो बिल्कुल एग्री करके आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये रहा था पूरा का पूरा आपके स्क्रीन के लिए, राइट? तो आप मेरे को ये बताओ कि जब आप लगातार 4 बार स्क्रीन आउट हुए, उसके बाद जब आप स्क्रीनिंग हुए तो आपका मतलब कैसा था, मतलब आपको कैसा फील हुआ और आपका क्या रिएक्शन क्या था आपका? स्टार्ट। सो मैं अपना आंसर कंटिन्यू करता हूँ। यस। ठीक है, तो मैं रिकमेंड हुआ एनडीए 152 कोर्स के लिए 1AFS देहरादून से, और मैं मेरी एसएसबी जो एनडीए 151 कोर्स की थी वो भी मेरी 1AFS देहरादून में थी, और उस अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हुआ था। ठीक है। तो देयर इज अ फनी इंसिडेंट
कि जो स्क्रीन आउट होते हैं 1 देहरादून से, तो उन्हें खाना, मतलब तुम हॉल से आए, तुम खड़े हो अपने बैग के पास, रिजल्ट बताया उन्होंने, और जो स्क्रीन आउट हुए उनको गेट पर, मतलब गेट से जाने से पहले वो एक पैकेट में 4 पूरी और आलू की सब्जी, 2 आलू सब्जी, क्या 2 आलू उसमें उबले हुए से होते हैं, वो देते हैं। तो जब मेरी एनडीए 151 के लिए स्क्रीनिंग थी, तो मैं वो पूड़ी लेकर बाहर गेट के बाहर जाकर वो पूड़ियाँ खा रहा था, बहुत भूखा था मैं। सोचा बाद में इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट्स को, पहले देखा लेते ठीक है। एनडीए 152 के लिए भी मैं सिमिलर एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा था। After getting screened out for consecutive 4 attempts, I was not. फिर जब मेरा टेस्ट नंबर बोला गया, तो I feel like कि उनसे गलती हो गई, चलो कोई नहीं, जाके खड़े होते हैं उस साइड। ठीक है। तो फिर स्क्रीनिंग हो गया, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। पहले तो स्क्रीनिंग का ही था, स्क्रीनिंग होके मुझे मिरेकल लग रहा ऐसा ही। ठीक है, तो मतलब यार लगा देहरादून सेंटर वालों ने पहले स्क्रीन आउट किया और उसके बाद देहरादून सेंटर वालों ने ही रिकमेंड कर दिया, क्या बात है। ठीक है, तो मतलब मेरे साथ भी सेम हुआ था जब मैं मैसूर में गया था एनडीए 151 में। तो मतलब पूड़ी छोले जो खा रहे थे, मैं उसको देख रहा था, मैं कहा ठीक है बेटे खाओ। तो वो लोग कह रहे थे भाई बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, ये नहीं लेना चाहिए बंदे को। सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। अभी आपने सारा स्क्रीनिंग प्रोसीजर बता दिया, अभी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे साइक की तरफ, राइट। तो आप बताओ कि कई अभी जैसे जितने भी घर पे बंदे बैठ रखे हैं, तो वो अभी अपनी साइक को कैसे बेटर कर सकते हैं आपके ख्याल से, जैसे आपने किया था बेटर अपनी साइक को। तो साइकोलॉजी के लिए मैं क्या करता था कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ तीन या 2 स्टोरी रोज प्रैक्टिस करता था, और मैं अपनी स्टोरी दूसरे भेजता, वो अपनी मुझे। तो ऐसे करके हम म्यूचुअल रिव्यूज देते और धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं स्टोरीज में। ठीक है, तो ये था, और प्लस में मैंने 4-5 डोजियर पहले टाइम बाउंडेशन के साथ सोल्व करके गया था, ताकि मेरा हैबिचुअल हो और मेरा दिमाग उस 2 घंटे के टाइम प्रेशर को झेल पाए और मेरा मेंटल स्टेमिना बन पाए। और WAT सेंटेंसेस के लिए भी मैं 10 सेंटेंस रोज लिखता था, करीब 30 दिन पहले से। ठीक है, तो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान था क्वांटिटी से WAT में। ठीक है। और मतलब अभी जितने भी बंदे हैं उनको WAT में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि WAT को क्या करें क्या ना करें। तो आपके ख्याल से कि अभी हमें कोचिंग बच्चों को लेनी चाहिए या फिर कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो मैं खुद कोचिंग 2 बार लेने गया था। एक बार तो बालू दिल्ली से, काम नहीं बना तो फिर आपका गया था अमित भाई के साथ, और फिर उसके बाद में एक बार एनडीए 151 से स्क्रीन आउट हुआ। तो मुझे लगता है कि कोचिंग बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। अगर तुम्हें ये जानना है कि एसएसबी में क्या देखा जाता है, तो तुम कोचिंग जाओ, कोई शक नहीं है। और अगर तुम्हें जानना है कि एसएसबी में क्या देखा जाता है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यू कैन नॉट गो, तो भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि तुम कोचिंग जाओ ही, क्योंकि यार बेस्ट कोचिंग मुझे लगता है कि आप खुद हो। अगर आपको एसएसबी में रिकमेंड होना है, तो विदाउट योर ओन एफर्ट्स आप बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। अगर आप खुद को ट्रेन नहीं करोगे, तो आप रिकमेंड नहीं हो सकते। आपको खुद की कमियां एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और फिर उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप रिकमेंड हो पाओगे। मैं एक 4 लाइन है ये हमेशा बताता हूँ जब भी मैं डाउट सेशन करता हूँ मेरे टैबलेट्स ग्रुप के साथ, कि सबसे पहले तो खुद को जानने के बाद जो कमियां तुम्हें मिली, उन कमियों पर काम करो। फिर एसएसबी से पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं ये हूँ जो हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, अफसर बनने लायक। फिर एसएसबी में जाके खुद को एक्सप्रेस करो। कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये 4 स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग, तुम एसएसबी पे काम कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब ग्रेट यार, कि कई बंदे कर रहे हैं अभी वो एसएसबी की कोचिंग ढूंढ रहे हैं सारे बंदे। ठीक है, तो मैं भी गाइड कर रहा हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो मतलब फिर भी कई बंदों के पास डाउट रह जाता है कि सर कोई बेस्ट एकेडमी बता दो, कि आपके ख्याल से कोई बेस्ट एकेडमी हो फॉर दी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। तो आपके ख्याल से जितने भी आपके बडीज़ हैं, आपसे बातचीत तो होती होगी उनकी,
तो आपके ख्याल से कि क्या आप कोई 2 अकेडमीज़ के नाम ले दो कि विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज़ फॉर द एसएसबी, ताकि कि हमारे बाकी भाई लोगों को हेल्प मिले और वो फर्जी अकेडमीज़ में ना जाएँ? ओके, हाँ, तो ये फर्जी अकेडमी से बचना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तुम बचने के लिए तुम ये कर सकते हो कि जो भी अकेडमीज गया हुआ है उनसे अपना एक्सपीरियंस पूछो। और दूसरा, मैं अपना आंसर ये वापस से रिपीट करूंगा कि बेस्ट अकेडमी, बेस्ट कोचिंग तुम खुद रहो। अगर स्टिल तुम्हें जितने मुझे जाना है एनवायरनमेंट में, तो आई विल रिकमेंड आपका। ठीक है, आफ्पा, ठीक है। तो आफ्पा के बाद कोई और की अकेडमी आपके मन में हो कि जो अच्छी अकेडमी आपके ख्याल से, क्योंकि सारे बंदे आफ्पा तो जा नहीं पाएंगे, राइट? तो आफ्पा के अलावा क्या कौन सी और अच्छी अकेडमी आपके ख्याल से? और अच्छी अकेडमी, हाँ, ओके, तो आपका बताइए मैंने। और दूसरी अकेडमी मुझे कोई अच्छी पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी खुद से जाने की कोशिश नहीं की और इसके बारे में कभी रिसर्च नहीं। तो माय फर्स्ट आंसर इज आपका। Great. और उससे भी पहले का आंसर यही है कि तुम्हारी बेस्ट अकेडमी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एनडीए 152 के लिए नाम नहीं लूँगा अकेडमी का। आई वेंट टू डैट अकेडमी, और वो ना क्लेम करता है कि वी हैव दिस एंड दिस थिंग, वी हैव दिस एंड दिस थिंग। तो मैं वहाँ पे गया तो देख रहा हूँ कि एक घर पे जीटीओ बना रखा है उन्होंने, इंडिविजुअल स्टैकल सब कुछ वहीं पे है। तो भाई बेड़ा गर्क, पैसे ख़त्म माँ बाप के। तो मैं मतलब कह रहा था कहाँ आ चुका हूँ, अब पैसे वापस ले नहीं सकता उनसे। तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। तो मतलब ऐसी फर्जी अकेडमी से हमें बचना चाहिए, राइट? तो यू विल रिकमेंड आफ्पा, राइट? और आप रिकमेंड कर रहे हो कि आफ्पा इज़ दी बेस्ट अकेडमी, राइट? बेस्ट अकेडमी इज यू एंड देन आफ्पा, राइट? ओके, दैट्स सो ग्रेट, ग्रेट। तो उसके बाद मतलब हम लोग जाते हैं साइक के बाद। यार हमें ये बताओ कि जब आपका वहाँ पे साइक हुआ था, तो कई बंदों को ना आते हैं कि यार हमें WT इतनी करनी चाहिए, 30 करें तो रिकमेंड हो जाते हैं, 50 करें तो रिकमेंड हो जाएंगे, 60 करें तो रिकमेंड हो जाएंगे। आपके ख्याल से कितने WT करने चाहिए? WT और SRT कितने करने चाहिए आपके ख्याल से? WT एज पर मी तुम 60 करने की कोशिश करो। वहां पर अगर एक वर्ड या 2 वर्ड छूट गया तो कहें, अगर बाद में टाइम मिले तो प्लस सेंटेंस तो वापस आकर आई थिंक माय नेटवर्क इज फकिंग अप। ठीक है। और SRT कितने करने चाहिए हमें आपके ख्याल से? आई थिंक देर इज़ अ नेटवर्क। ओके, तो अब हमें बताओ कि यार कि कई बंदे कहते हैं कि हमें SRT 30 करते तो रिकमेंड हो जाते हैं, 60 करते तो वो भी रह जाते हैं। तो आपके ख्याल से क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है SRT में? ऑफ कोर्स भाई, क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स। कोई और कर लेगा, पर काम अच्छा करोगे दैट वुड बी हेल्पफुल। ग्रेट। और मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि मेरा फेस टू चेस्ट नंबर 37 था और मैंने 37 ही SRTs। अरे ग्रेट यार। तो मतलब आपने 37 SRT की थी और 60 आपने WT अटेम्प्ट की थी वहाँ पे, राइट? तो यार WT में तो एक फनी इंसिडेंट हुआ था हमें कि जिस टाइम पे हम WTs लिख रहे हैं तो अराउंड 40 सेकंड वर्ड स्क्रीन ऑफ और फिर थोड़ी देर बाद में स्क्रीन ऑन होती है और फिर कोई वर्ड आता है, तो हमें नहीं पता ये कौन सा वर्ड है। देन साइकोलॉजिस्ट सर कम एंड इंटरप्टेड द प्रोसेस। तो ऐसा हुआ था, बड़ा फनी। हाँ, तो मतलब जो फर्स्ट वर्ड होता है वो डेमो वर्ड होता है, राइट? तो आप लोगों ने वहीं से शुरू कर दिया होगा। नहीं, डेमो वर्ड नहीं, हम लिख रहे थे 42 सेंटेंसेस हमने लिख चुके थे। ठीक है। पर एकदम से प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन वेंट ब्लैंक। अरे वाह यार, ऐसा कभी कभी होता है वैसे यार, एक्सेप्शनल केस होते हैं जब बंदा रिकमेंड होने वाला हो, राइट? पूरा एसओडी रिकमेंड। अरे सही है। मतलब मेरी साइड से ये हुआ था कि जब मैंने WT अटेम्प्ट किए थे तो मैंने 54 अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट टाइम पे। तो उसके बाद के जब 54 कर लिए तो मेरे 6 वर्ड छूट गए थे। तो मैंने हाथ पे नोट डाउन कर लिए थे और जब SRT में टाइम मिला, मुझे SDT में टाइम मिला, तो मैंने वो चेप लिए, मतलब सोच के चेप लिए, मतलब ठीक है 60 हो गए कंप्लीट। ठीक है, ग्रेट यार, ग्रेट। गुड बाय गुड। ये वाली चीजें ना बहुत काम कर सकती है कभी कभी, क्योंकि WT ना छोड़ना इज गुड, राइट? यस। तो मतलब अभी ना सारे कभी कई बंदे का कर रहे हैं, कभी वो TAT को पकड़ रहे हैं, कभी वो WT को पकड़ रहे हैं, कभी वो SRT पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब शुरुआत में बंदे को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद कैसे कैसे चलना चाहिए साइक के लिए आपके ख्याल से?
भाई जब मैं पहले अटेम्प्ट के लिए एसएसबी देने गया था एनडी 149, तो जो मेरे साथ दोस्त गया था जयपुर से साथ, वो रिकमेंड हो गया है। तो वो बताता था कि टीएटी इज बाप ऑफ ऑल साइड टेस्ट। तो अगर तुम टीएटी की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। पर मुझे लगता है टीएटी इम्पोर्टेंट है, डब्ल्यूएटी इम्पोर्टेंट है, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एसआरटी तो कॉमन सेंस और एसडी रटने वाला नहीं है। ठीक है, डेट्स सो ग्रेट यार, मतलब ठीक है। तो अभी हम लोग इंटरव्यू पे आते हैं, राइट? तो अभी तक आप 2 बार कॉन्फ्रेंस, 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए और 4 बार स्क्रीन आउट, और उसके बाद आप रिकमेंड हुए हो, राइट? तो मतलब जी। आपके कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो इंटरव्यू सेशन में, और कितना टाइम आपका इंटरव्यू चला था वहाँ पे? इंटरव्यू तो मेरा अराउंड 55 मिनट्स चला था, और फनी इंसिडेंट तो ऐसा सच नहीं हुआ था। बस यही था कि दोपहर था और सर्दियों का समय, तो एवरीवन गेट स्लीपी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट इंटरव्यू ऑफिसर वाज काइंड ऑफ, वो बहुत थक गए थे, और जिस टाइम पे वो बैठ रहे थे तो वो बार बार अपने पोजीशंस चेंज कर रहे थे। लाइक इस साइड जा रहे हैं, कभी कभी इस साइड जा रहे हैं, ऐसे लूम रहे हैं चेयर्स के, और बोल रहे हैं तो फास्ट बोल रहे हैं और अपने अपने मुंह में बोल के रह जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था उन्हें समझना। बाकी ही वाज रियली अ नाइस गाय। और वहां पर जैसे कुछ चीजें थी जहां पर इंटरव्यू थोड़ा सा इंटेंस हुआ था, जब वो मेरी रनिंग के बारे में पूछे कि भाई यू हैव डन दिस मैनी, लाइक आई हैव डन 5 हाफ मैराथन्स टिल देयर। तो उस पे फोकस हुआ कन्वर्सेशन, और मेरा जो मैवरिक्स ग्रुप है व्हिच नाउ हैज 2.5k प्लस मेंबर्स, तो उस पे बातें हुई। ओके, ग्रेट यार, मतलब ग्रेट। आपने वैसा ही इंटरव्यू आपका गया जैसे आपने लिखा था पीए की फॉर्म में, राइट? हाँ, राइट। ओके। एंड ये बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम नहीं जाते इंटरव्यूइंग रूम में, उससे पहले हमारा पीआईक्यू चला जाता। तो पीआईक्यू को अच्छे से बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट, और जो तुम हो सच्ची में वो उस पीआईक्यू पे दिखेगा तो बहुत सही रहता है। क्योंकि जब पीआईक्यू इंटरव्यू ऑफिसर पढ़ रहे हैं तो ही इज मेकिंग सम पर्सनैलिटी नोट आउट ऑफ इट, और जो पर्सनैलिटी नोट आपकी पर्सनैलिटी से रियल में मैच हो रहा होगा, तो उसका कंफर्मेशन बायस सेटिस्फाई हो रहा होगा, और वो सोचेगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है, जो इसने लिखा है वो ही ये है। हाँ, और आप ऑफ कोर्स अच्छी चीजें लिखोगे अपनी बात। ठीक है, डेट्स ग्रेट यार, मतलब इंटरव्यू बढ़िया गया, साइक भी बढ़िया गई। तो अब जीटीओ पे आ जाओ कि जीटीओ में जैसे कहते हैं कि हमारे साथ जो जितने भी 7 और 8 जोकर्स होते हैं वहाँ पे, तो वो सुनते ही नहीं है किसी की बात भी, रिपीटर्स में तो सुनेंगे ही नहीं जीटीओ जब शुरू हो जाता है। तो मतलब जीटीओ में आपका कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ हो, कोई कमांड टास्क में हुआ हो, कुछ समथिंग, कुछ जीटीओ के साथ कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ हो आपका? फनी इंसिडेंट तो यही था कि कमांड टास्क के दौरान सर ने बोला था कि वो डबल स्लोप वाली जंप पे तुम्हें जंप करके अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम बोलना है। तो हम 10 बंदे थे, 10 में से 8 9 ने कियारा एडवाणी बोला। तो सर ने पूछा फिर, हाँ भाई बताओ अमित तेरी भी है कियारा एडवाणी फेवरेट? नहीं, मेरे में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। हमारा लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर से पहले क्या हुआ कि जीटीओ बोलता कि सारे बंदे अपने अपने ना फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस का नाम बोलो। तो अब सारे बंदे बोर्डिंग दे रहे हैं, कोई कारा अडवाणी बोल रहा है, कोई ऐश्वर्या राय बोल रहा है। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला, सिंपल बोला, सर दी फेवरेट एक्ट्रेस इज सनी लियोन, और अगर एक्टर की बात करें तो मैं चुप हो गया। तो मैंने फिर बोला सर विक्की कौशल इज़ दी फेवरेट एक्टर। तो जीटीओ हंसने लगा, कहता यार, कहता सनी लियोन, कहता कौन सी मूवी है सनी लियोन की? तो बिकॉज मैंने देखी कोई मूवी नहीं थी उसकी, बट इतना पता कि उसकी मूवी आ रखी है 1-2। तो मैंने वैसे बोल दिया सर, मतलब कि सर जिस्म और जिस्म 2, और हंसने लगा, कहता ग्रेट यार, हंसने लगा। मैं कहा ठीक है, माहौल अच्छा बन गया वहाँ पे। तो ये फनी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। तो हाँ, तो फिर हमने जीटीओ से पूछा कि बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट मूवी ऑफ कियारा एडवाणी? नो वन टोल्ड सर। फिर सर ने पूछा चलो कोई फायदा नहीं है, शी इज ऑलरेडी समवन एल्स, शादी हो चुकी है। तो दिस वाज समथिंग। और जीटीओ सर ना हमारे काफी पॉजिटिव थे और स्माइलिंग नेचर के थे, तो वो हमारी परफॉर्मेंस और एम्पलीफाई होकर ही आ रही थी सर के सामने। वो इतने अच्छे नेचर के थे, काइंड ऑफ एनकरेज करने वाले।
अरे डेट्स ग्रेट यार, क्योंकि जो हमारा जीटीओ था वो तो मुझे गाली दे रहा था, वो पूरे ग्रुप को गाली दे रहा था, क्योंकि सारे बंदे सीख के आए थे घर से कि बोलना नहीं है, जीटीओ बोलेगा कि एचजीटी में कैसे ग्रुप को डिवाइड करें, तो कोई नहीं बोल रहा था। तो वो बोलता अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो मैं नंबर नहीं दूंगा आप लोगों को, रिकमेंड नहीं करूंगा। तो सारे तोते की तरह बोलने शुरू हो गए, सर ईवर ऑड कर दो, ये वो कर दो, ये वो कर दो, कहता अब बोलना शुरू हो गया ना। तो मतलब ग्रेट यार, हमारा जीटीओ जो था वो बहुत डरा रहा था हम लोगों को, हर पॉइंट पे डरा रहा था। सही है, ग्रेट यार। और हमारे जीटीओ सर ने बोला था कि मैं तो एक सीक्रेट रिवील कर दूंगा अगर तुम्हें बता दूंगा कि मैं कैसे तुम्हें सेलेक्ट करने वाला हूँ। फिर सर से कि मेरा हिसाब से हो जाओ। अरे सचिन, हेलो, या यूर ऑडिबल राइट नाउ। नेटवर्क इशू होगा आई थिंक, राइट? तो ठीक है, तो मतलब हम लोग बात कर रहे थे अभी। बताओ हमें कि कमांड टास्क में कुछ ऐसा मिथ चल रहा है कि जो जीटीओ होता है जिसको रिकमेंड वो करता है वो उसको डिफिकल्ट कमांड टास्क डालता है। तो आपको कैसा डाला था कमांड टास्क वहाँ पे? अच्छा। तो कमांड टास्क मुझे लगता है कि डिफिकल्ट नहीं बनाते जीटीओ से। स्टार्टिंग में तुम जाते हो, तुम एक आइडिया बताते हो, फिर सर को और आइडिया जानते हैं तुमसे। तो जब भी मेरी ये थिंकिंग है थोड़ी यूनिक है कि जब भी सर कोई स्ट्रक्चर का कोई पार्ट तोड़ रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, तो इट इज ए हिंट। ये सर एक हिंट दे रहे हैं कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसका मैंने कलर चेंज किया है या फिर तोड़ा है वो तुम्हारे नेक्स्ट सोल्यूशन में काम नहीं आएगा। तो तुम उस चीज को छोड़ो जिसका कलर चेंज हुआ है या जो टूटा है, तुम बाकी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर पर देखो कि यहीं से सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो अगर तुम ऑब्स्टेकल पर अपनी फोकस डालोगे तो ऑब्स्टेकल बढ़ाओगे, और अगर सॉल्यूशन पर डालोगे तो सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो सिंपल है यार, मुझे तो लगता है जब सर कलर चेंज करते हैं वो एक हिंट होता है कि बेटा इस बारे में मत सोच, अब दूसरा कुछ सोचिए, यहीं से भी यहाँ से भी आइडियाज आ रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि वो एक हिंट है और उसको तुम पॉजिटिवली लो। अरे ग्रेट यार, मतलब ग्रेट, क्या बोलूँ यार। मेरे में क्या हुआ था कि सच बता रहा हूँ, मेरे में जीटीओ मेरे को साइड पे ले गया। पहले तो मुझे पहले इंट्रोडक्शन ले रहा था मेरी 15-20 मिनट, तो उसने इंट्रोडक्शन में लगाया मेरा आराम से। तो मेरे को उसने लास्ट पे कॉल किया, तो उसके बाद उसने मेरे को जब कमांड टास्क डाला तो उसने 5-6 सोल्यूशन तो मैंने इसको दे दिए कि सर ये वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से सब कुछ ही ब्रेक कर दिया। कहता है यू हैव अ सिंगल रोप और तेरे पास सिर्फ एक पोल है, बता क्या करेगा। तो मैं चुप हो गया भाई, बस सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। तो वो कहता है यू हैव 5 सेकेंड, 5 4। मैं कहा सर आई हैव अ सोल्यूशन। कहता बोलो। मैंने कहा सर यहाँ से रस्सी बांधूंगा, थ्रो करूँगा, वहाँ पे आके रस्सी वो बांध लेगा, फिर मंकी क्रॉलिंग से हम लोग नीचे से आ जाएंगे। तो वो हंसने लगा, कहता इज इट अ वर्केबल आइडिया। मैंने बोला सर येस इट्स अ रिस्की आइडिया बट येस इट्स अ वर्केबल आइडिया। कहता गो यार, ग्रेट गो। मतलब मज़ा आ गया था यार कमांड टास्क में तो ना, मतलब ग्रेट था यार। कमांड टास्क इज ऑल अबाउट यू। फिर वो पर्सनल वो जो छोटी सी इन्फॉर्मल टॉक करते हैं उसमें भी ठीक लगता है। हाँ, तो मजा आता है कमांड। ग्रेट यार। तो अभी हम लोग आप बताओ हमें कि आपका जो कॉन्फ्रेंस था वो कैसा गया, आपका कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस भाई 1FSP देहरादून में सबकी 20-30 सेकंड चली होगी। सर्दियों का टाइम था, बाहर बैठा के रखते। हाँ, डिस्कस हो रही थी किसी की, जैसे बाहर बैठा के रखे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और तुम अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में है, तुम सीट पे बैठे खड़े हो, सीट गर्म भी नहीं हुई, इतनी ही कॉन्फ्रेंस चली सबकी। बस हाउ आर यू जेंटलमैन और ये वो कैसा स्टे था, चलो। तो ऐसा था सबका कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद जो वेटिंग टाइम था उसमें बहुत अच्छे से फट रही थी सबकी और बहुत एंटिसिपेट कर रही थी कि ये होगा। अरे डेट्स ग्रेट यार, मतलब 1-2 मिनट की कॉन्फ्रेंस। और हमारे मैसूर में क्या हो रहा था, वहाँ पे वो रिकमेंड कर ही नहीं रहे थे बंदों को, वो रिकमेंड ही नहीं कर रहे थे। तो मेरी वहाँ पे 40 मिनट की कॉन्फ्रेंस गई थी NDA 151 में, बट फिर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया। मतलब मैं तो हैरान था कि 40 मिनट चलाने के बावजूद भी वो कॉन्फ्रेंस आउट कर रहे हैं। मतलब ठीक है यार, मैं कहा ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट यार, ग्रेट। इवन जब हम फेलियर की बात कर रहे थे, मुझे कुछ बात ऐड करनी थी कि अभी कुछ दिन पहले NDA और CDS का रिजल्ट, तो बहुत बच्चों का क्लियर हुआ, बहुत का नहीं हुआ।
तो मैंने भी देखा है कि जब पेपर क्लियर नहीं होता तो कैसे लगता है, बट फेलियर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तुमने कुछ लेसन्स अपने मिस किए हैं तभी तुम आगे फेल हुए हो, और अगर वो लेसन्स तुमने सीखे नहीं और अगर तुम फेल नहीं हुए तो आगे तुम्हें लाइफ में कभी ना कभी मार पड़ जाएगी। तो इससे बढ़िया तुम वापस वो प्रोसेस रिपीट करो और वो अपने कार्मिक लेसन सीख के आओ, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और आगे फौज के लिए। अरे ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब पर्सनैलिटी ही ऐसी बन चुकी है बंदों की कि वो कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी हमें हर जगह से मिल रही है, राइट। ग्रेट। तो मतलब जब आप रिकमेंड हो गए फाइनली वहाँ से, तो आप व्हाट वाज योर रीज़न कि आप अभी यू गॉट मेडिकल आउट, राइट? क्या रीज़न रहा था आपको वहाँ पे? There are two reasons I got medically unfit for. I think it's irrelevant to ठीक है, मैं समझ गया। life. ठीक है, तो मतलब आप ये बताओ कि आपका वहाँ पे मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसा लगता है, कैसा फील होता है मेडिकल्स में, राइट, वहाँ पे? So I went to Subrata Park AFCME in Western Air Command for the first time. Like assembly वाले medicals होते हैं, तो हम वहाँ गए. So entering into Western Air Command का एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा वहाँ का, वहाँ की रोल देखी, तो it was completely different. And we were accommodated in camera officers mess. That was a, और जब रूम्स मतलब I'm not amplifying it, but हाँ जब वो officers mess में हमारा स्टे था और जब AFCM में हम जाते थे मेडिकल कराने, सभी बंदे जो रिकमेंड हुए थे जो मेरे बैच से थे ना, उसमें से बहुत से बंदे हमारे साथ मेडिकल थे, तो बहुत फन टाइम था, बहुत एंजॉय किया। पर फिर उसके बाद में जब AMP के लिए अप्लाई, life gave us reality check and we were after dear प्रीति सर और पीछे पीछे बोले सर फाइल कहाँ तक क्या कैसे, बहुत टाइम लग गया। I had 4 TRs initially from AFCME, then my 2 TRs got cleared, और इस वजह से बहुत टाइम लग गया, एनर्जी भी लग गई, पर बहुत सी चीजें सीखी। वहाँ पर जब बेस हॉस्पिटल में मेरा एमबी चल रहा था, I interacted with the NSG commando. I interacted with the Special Forces officer, and even if you know Dr. Major Surendra Punia, I also met him. So that was a great experience meeting people, getting new exposure of life, meeting people who also got recommended, and बहुत बतेरी जनता थी भाई वहाँ थी, तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने काफी मुझे समझाया और गाइड भी किया, क्योंकि पता लग जाता है वहाँ पर कब क्या होने वाला है इसके साथ। सो इट वाज अ रियली नाइस इंग्लिश में अटैक रहा हूँ, इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। अरे बहुत लेसन्स मिले यार। ग्रेट, मतलब ग्रेट यार। मेडिकल भी मतलब किस्मत ने मतलब एनडीए में जाने ही नहीं दिया बस उस टाइम पे, वो बात अलग है, बट फाइनली आई होप कि यार इस बार तू रिकमेंड भी हो जाए और साथ में मेडिकल इन होके यू विल जॉइन द फोर्सेस, राइट, इन द एनडीए, तो एनडीए ज्वाइन कर जाए बस इस बार। ग्रेट यार। और उसके बावजूद तेरा रैंक भी बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया रैंक 118, राइट? Yes, bhai. That's a And I scored 449 marks in India written examination, और एसएसबी में भी अच्छे मतलब ठीक ठाक मार्क्स मिल गए, तो उसकी वजह से रैंक ठीक ठाक आ गई कि मेरिट इन हो जाता, बट इट्स ऑल प्लान। अरे मतलब इट्स ऑल आर द प्लान्स ऑफ गॉड, राइट? जब वो चाहेगा तो हमें मिल जाएगा, बस गिव अप नहीं करना है कभी भी, राइट? ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब सो इट वाज अ नाइस सेशन विद यू, राइट? राइट नाउ आई एम एंडिंग अप द सेशन, सो इट वाज अ ग्रेट मतलब सेशन है। आई होप कि इस सेशन से काफ़ी जो नए फ्रेशर्स हैं और रिपीटर्स हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन फील होगा, और तो और उनको काफ़ी ज़्यादा पता लगेगा कि हम लोग कभी भी गिव अप नहीं करना है यार, कभी कोई चीज़ को लेके। तो इट वाज अ ग्रेट सेशन यार विद यू। और अगर आप कोई चीज और ऐड करनी है कि जैसे तू बोल रहा था कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, तो आई वाज फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, तो आफ्टर गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम 4FSB वाराणसी, तो मुझे मैं एनवायरनमेंट लैक कर रहा था प्रैक्टिस करने की, so that's why I came up with an idea of creating an online platform or an environment for everyone to grow, Yeah. and so that they can practice their communication skills.
तो उसके लिए यार मैंने मेरे मैवरिक्स टेलीग्राम ग्रुप बनाया जहाँ पर हम रोज प्रैक्टिस सेशंस करवाते हैं, बीट, पीपीटीटी, जीडी, जीपी और लेक्चर। और ये यार अभी तक नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है और आगे हमेशा रहेगा। आज तक हमने कोई प्रपोर्शंस एक्सेप्ट नहीं किए पर एनी सोर्स ऑफ थिंग। तो अगर आपको कोई एनवायरनमेंट चाहिए ऐसा जहाँ पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस। मैं एक काम करूँगा, मैं आज आपके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में अपने बॉक्स में वो आपका लिंक डाल दूँगा। तो गाइस प्लीज़ गो फॉर इट। ये काफ़ी अच्छा मतलब गाइड कर रहे हैं वहाँ पे कैडेट्स को, और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से, राइट। सो सचिन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, राइट। टेक केयर, वंदे भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। जय